नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वो है 7th फेज की वोटिंग। 7th फेज की वोटिंग यानी कि हमारे महापर्व का वो आखिरी दाव कह लीजिए, जो कि एक डिसाइडिंग पॉइंट है कि हमारी सरकार किसकी बनने वाली है। तो आज जो है वोटिंग पूरी हो चुकी है और इस वोटिंग के फेज में 7th फेज वोटिंग रही है, और इसमें अगेन वोटिंग परसेंटेज नियर अबाउट वही 60 to 65% के अंदर ही रहा। इससे ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हुआ, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि कितने वोटर वोट कर रहे हैं, कितनी सीटें हैं, और पिछले के मुकाबले में इस बार जो है वोटर अधिक है, तो इसके हिसाब से वोटिंग परसेंटेज इज नॉट बैड, ये काफी अच्छा है। क्योंकि एक चीज ये भी डिपेंड करती है कि आपका वोटिंग का पैटर्न क्या है। बहुत ज्यादा जब वोटिंग होती है तो इसका मतलब लोग परिवर्तन की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसके एग्जांपल में मैं आपको देती हूँ, हर स्टेट के अंदर जो है आपको देखेंगे कि अलग अलग परसेंटेज ऑफ वोटिंग मिल रहा है। अब ये परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है ये अलग अलग होता है, तो आप एक कंपैरेटिवली कर सकते हैं कि कहीं पर लोग बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के मतदान दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर लोग जो हैं वो एट प्रेजेंट अपने एमपीज या अपने जो भी उनके कैंडिडेट्स हैं जो पिछली बार जीते थे, जो नेता हैं, उनसे वो खुश नहीं है। कुछ इस तरह का हमें जो रुझान मिला है वो मिला है वेस्ट बंगाल से, जिसमें कि काफी असंतुष्टि थी। मतलब आप देखिए तो रिसेंट टाइम में जिस तरह के विवाद हुए, जिस तरह की बातें हुई, और किस तरह की मतलब एक कहेंगे एक हिंसा, और ये सब से लोग तंग आके, हो सकता है कि वहां पे वो उस तरह का रुझान मिले मतलब चेंज के लिए। अभी तक तो हम पॉलिटिकली इस चीज को ऐसे ही देखते हैं, बाकी देखिए जनता का मन है, किसी को भी वोट दे, वो उनकी अपनी इच्छा है। तो 7वें फेज में, 7वें दौर में जो है हमारे पास 57 सीट्स थी, 57 सीटें थी जिनके ऊपर की वोट मतदान हुआ है, जिसमें कि आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला के 8 है। यानी इसमें एक यूनियन टेरिटरी का है चंडीगढ़ का, और बाकी सब जो है स्टेट है, 7 स्टेट है जहां से कि सीटों पे मतदान हुआ है। अगर हम सीट स्टेट वाइज देखें तो पहली तारीख यानी महीना शुरू हुआ है जून का, और पहली तारीख को जो है जिन स्टेट्स के अंदर इलेक्शन हुआ, वोटिंग हुई, उनकी एक बार लिस्ट जरा देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दी है लिस्ट, उसके अलावा भी मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि इसमें है सबसे पहले 7th फेज में बिहार में 40 में से 8 सीटों के ऊपर यहाँ पे मतदान हुआ है 7वें चरण के अंदर। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं और 4 की 4 में आज ही जो है वो वोटिंग हुई है। झारखंड में 3 सीटों पे हुआ है, 14 टोटल सीटें हैं वहां पे, 3 आउट ऑफ 14 में आज जो है 7वें चरण में वहां मतदान हुआ है। ओडिशा में 6 सीटों पे हुआ है मतदान, और टोटल वहां पे 21 सीट्स हैं। तो फेजेस के अंदर अलग अलग जो है वहां पे वोटिंग हुई है। पंजाब में 13 की 13 सीटों पे जो है आज मतदान हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, जैसा कि मैंने कहा था, वो तो भाई सीटें इतनी हैं, 80 सीटें हैं, 80 तो एक बार में नहीं करी गई हैं, तो उसको ब्रेक करके किया गया है। तो यहाँ पे 13 सीटों के अंदर ये आज जो है पूर्वांचल में जो है इसका मेन अट्रैक्शन था, पूर्वांचल की सीटों का जो है वहां पे आज मतदान हुआ है। वहां पर वेस्ट बंगाल में 9 सीटें हैं, 42 सीटों में से 9 सीटों पे आज जो है मतदान हुआ, और बहुत ही प्रोमिनेंट सीट है यूपी की, और बंगाल की जो सीटें हैं वो प्रोमिनेंट सीटें हैं जहां पर की इस 7वें चरण में मतदान हुआ है। इसके बाद जो है एक यूनियन टेरिटरी हमारी चंडीगढ़ है जहां पर की वोटिंग हुई है, और चंडीगढ़ भी बड़ा हाई प्रोफाइल सीट है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था पहले जो है एमसीडी इलेक्शन में भी काफी चर्चित रही थी। और वैसे भी चंडीगढ़ जो है अपने आप में 2 स्टेट के बीच में एक ज्वाइनिंग पॉइंट है, पंजाब और हरियाणा का, दोनों की कैपिटल है, तो ये डेफिनेटली एक बड़ी हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है जिसके ऊपर सबकी नजर रहती है। ये माना जाता है कि जो चंडीगढ़ को जो है कंट्रोल कर लेता है, मतलब आसपास की पूरी पॉलिटिक्स उसके कंट्रोल में आ जाती है, तो ये इस तरह से एक डिसाइडर सीट मानी जाती है। बट
देखिए, सीट तो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह से एक MP आ रहा है, लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को आगे भेज रहे हैं, तो डेफिनेटली हर सीट का अपना महत्व है। तो इसके साथ ही 543 सीट्स हमारी जो लोकसभा की है, जो जिनका निर्वाचन होता है, वो इस 7वें चरण के साथ पूरी हो चुकी हैं। और इसके अलावा जो है ये हमारी अब लोकसभा के गठन के लिए 4 तारीख का हमें इंतजार करना है, जब हमारा इलेक्शन कमीशन जो है वो पूरा रिजल्ट जो है वो आउट कर देगा, यानी वोटों की काउंटिंग हो जाएगी और उसके बाद जो है हमारी सरकार का निर्माण होगा। तो इसके साथ ही चलिए आज थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं 7वें चरण की वोटिंग के लिए किस तरह की क्या परिस्थितियां बनी रही और क्या कुछ देखने को मिला, इस बारे पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं। एक चीज बड़ी अच्छी सी जो देखने को मिली वो था गूगल का डूडल। तो गूगल का डूडल जो है आज सैटरडे को उन्होंने अपना पर्टिकुलर जो है साइन चेंज किया था, जिसमें कि उन्होंने वोटिंग का ये जो सिंबल है उसमें गूगल के डूडल के अंदर बनाया था। तो यानी कि पूरे दुनिया में जो है हमारे इलेक्शंस का डंका बज रहा है और गूगल भी अपने आप को इससे पीछे नहीं रख सकता। और यकीन मानिए कोई भी जो सर्चिंग इंजन है या फिर इंटरनेट की कोई भी सुविधा है, बिना भारत के कंज्यूमर के तो वो पूरी नहीं हो सकती। हम जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर हैं दुनिया के अंदर, जो इन सब इंटरनेशनल सर्विसेज को चलाए हुए हैं। तो बी ए प्राउड इंडियन कि आपने जो है वर्ल्ड की इकोनॉमी चलाई हुई है और हम नंबर 3 पे डेफिनेटली अब बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत ही जल्द जो है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है जब हम विकसित भारत कहलाएंगे। और भगवान करे कि हम सब वो दिन देखने के लिए जो है वो इतने भाग्यशाली रहे कि जरूर देख पाए, और उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी हम उसे अचीव भी कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप अपने आसपास देखते हैं, जिसमें कि आप देखते हैं लोकतंत्र के पर्व को सिर्फ हम इंडियंस नहीं बल्कि दुनिया भी हमें जो है टकटकी लगाए देख रही है। अमेरिका में जो है वो काफी हद तक एक तरह की कहीं तो हिंट्स आने लगे पीछे कुछ दिनों में कि दे हैव एक्सेप्टेड कि मोदी सरकार दोबारा रिपीट हो रही है, और इसीलिए उसी तरह के संकेत भी मिले। अब वो तो हम देखिए फाइनल तो हम तो 4 तारीख को बोल पाएंगे, उससे पहले तो क्या बोले। हाँ, आप अंदाजे लगा सकते हैं और कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं कि किसकी सरकार बनने जा रही है। बाकी वोटिंग पैटर्न देख के बहुत ज्यादा चेंजेस मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूं, क्योंकि कोई बदलाव के लिए बहुत हाई एकदम होता है ना, वोटिंग ताबड़तोड़ वोटिंग हो, वैसा कोई सीन दिखा नहीं है। दूसरा ये कि गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है, तो शायद उस कारण से पर गिव अप करना सही नहीं है। आपको वोट डालना चाहिए और जरूर डालना चाहिए, ये आपका टॉप मोस्ट ड्यूटी में से एक है। तो आपको जो फुल राइट्स मिले हैं उनको पूरा निभाइए। देखिए मैंने भी वोट डाला है, तो मैंने तो 6th फेज में डाल दिया था, तो अब 7th फेज वालों की बारी थी, तो उन्होंने आज जो है अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और जो है कुछ बातों पे नजर डालते हैं। सुबह सुबह वोटिंग जब शुरू हुई तो सेम वही चीजें रही कि गर्मी की वजह से सुबह एकदम से तेजी आई और 2 घंटे के अंदर ही 20% के आसपास जो है वोटिंग हो गई थी। फिर उसके बाद दोपहर हुई और दोपहर के अंदर जो है वो काफी ज्यादा गर्म हवा चलने लग गई और उसकी वजह से जो है फिर से वोटिंग स्लो हो गई। और जब तक जो है 3 बजते दोपहर के 3 बजे तक जो है फिर से ये वोटिंग का टोटल परसेंटेज जो आ रहा था वो 50% के आसपास में आ रहा था। और जैसे ही थोड़ा सा शाम हुई तो उसके बाद जो है उत्तर भारत में जो है नॉर्थ इंडिया में स्पेशली दिल्ली NCR के अंदर अगर आप देखेंगे तो धूल भरी आंधियां भी चली हैं। आज काफी मौसम भी चेंज हो गया। कल जो है वो दिल्ली में थोड़ी बारिश भी हुई थी और आज बाकी जगह पे NCR में जो है वहां पे धूल भरी आंधी और ये सब चल रहा था, तो डस्ट काफी उड़ रहा था। लेकिन उसके बाद भी जो है लोगों ने अपनी हिम्मत दिखाई और वो वोटिंग करने के लिए गए। तो बाय द क्लोजिंग ऑफ द वोटिंग ये हमारा परसेंटेज अगेन 60% तक पहुंच गया था। तो इस तरीके से हमारे जो है मतदाताओं ने अपने पूरे उत्साह के साथ जो है वो वोटिंग करी थी। इसके साथ में कुछ चीजें जो देखने में आई वो थी, जैसे वेस्ट बंगाल में
एक जगह पे एक वोटिंग मशीन जो है वो किसी ने पानी में तालाब में फेंकी हुई थी और ये एलिगेशन लगाया गया कि ये टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने करी है, जिसमें कि महिलाएं शामिल थी। अब ये जांच का विषय रहेगा, वहां पर पुलिस इसको देखेगी या फिर जो सिक्योरिटी जो इलेक्शन कमीशन वहां पर तैनात करते हैं उनकी ये ड्यूटी रहेगी कि वो इस चीज को देखें। तो इस तरह की कुछ घटनाएं आपको जो है बड़ा कह सकते हैं निराश कर देती हैं कि ऐसी चीजें भी हो जाती हैं जो कि एक लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं तो आपको अपनी इस निर्वाचन की प्रणाली का पूरी तरह से आदर करना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीपिंग इन माइंड कि वी आर लिविंग इन सो फ्री एंड सो सेफ एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन विच इज एस्टेब्लिश्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आवर जुडिशरी सिस्टम इन इंडिया। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि ये हमारे लिए जो है वो बहुत जरूरी है कि हम इसको मेंटेन करें। अदरवाइज देखिए दुनिया में देशों का क्या हाल हो रहा है। अगर आप कंपैरिजन करने चलेंगे तो वी आर लिविंग इन एटलीस्ट वी आर लिविंग इन अ वेरी सेफर जोन, और तो जहां पर कि हमें ऐसी प्रणाली मिली है जहां पर लोगों की आवाज, उनके अधिकार, उनके सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जो है हमारी सरकारें जो हैं वो कार्यरत रहती हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने इस डेमोक्रेटिक सेटअप को हर तरीके से बचा के रखें। इसके साथ ही जो है बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट्स जो थी आज 7वें फेज में थी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, और उनमें से कुछ सीटों के बारे में जैसे अगर हम बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का निर्वाचन क्षेत्र का जो वोटिंग है वो भी इसमें जो है वो शामिल था। तो बिल्कुल सही है। तो उनके वहां और वोटिंग का जो है आने से पहले जो है वो प्रचार वगैरह सब बंद हो जाता है, पर पिछले 2 दिन से बिना कुछ कहे जहां पर मोदी जी विवेकानंद रॉक मेमोरियल रॉक्स जो कन्याकुमारी में है वहां पर साधना कर रहे हैं बिना कुछ कहे। वो कुछ कह भी नहीं रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि बात का मतलब स्ट्रेच करना, अननेसेसरी तिल का ताड़ बनाना, ये मुझे समझ नहीं आता क्यों करते हैं लोग। स्पेशली मैं नेताओं की बात कर रही हूँ। क्या जरूरत है? लोग तो देखिए कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मैं सच बताऊं तो लोगों को तो कोई, क्योंकि वो देखिए वो शांति से बिना एक शब्द के वहां पर प्रधानमंत्री जी हैं, तो मुझे लगता है कि अगर वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से ही कर रहे हैं। लेकिन उनकी एक तरह से बिना कुछ उनको प्रचार किए बिना उनको बदनाम करना मैं सही नहीं मानती हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल गलत लगी। लोग अपनी देखिए चुनाव प्रचार खत्म करके कोई ना कोई नेता कहीं ना कहीं गया है, ठीक है, तो हर किसी नेता के पीछे तो चर्चा नहीं की गई। सिर्फ एक मोदी जी वहां पर चले गए तो उनको चर्चा का विषय खुद विपक्ष ने बनाया है। उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि मोदी जी की तरफ से कुछ भी ऐसा हुआ है जो ऑब्जेक्शनेबल हो, जिसपे आपत्ति होनी चाहिए। और बाकी भाई जो जितना प्रसिद्ध होता है उस पे नजरें तो उतनी ही लगी रहती है लोगों की। अगर आप प्रसिद्ध होंगे तो लोग आपको भी देखेंगे, तो ये चीज तो बहुत नॉर्मल है। तो यहाँ पर जो है ये कुछ न्यूज जो है पिछले 2 दिन से पूरी तरह से छाई हुई है सारे मीडिया चैनल्स पे। तो यहाँ पर जो है वो इन सीटों के ऊपर, स्पेशली हाई प्रोफाइल सीटों के ऊपर मतदान हुआ। तो इसमें वाराणसी है, इसके अलावा जो है बाकी भी हम जरा देख लेते हैं। तो 7वें और अंतिम चरण में पीएम मोदी जी जो है वो कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन। इसके अलावा जो है केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह हैं, एक्ट्रेस कंगना रनौत हैं, जिनके ऊपर काफी ज्यादा जो है वो अभद्र टिप्पणियां जो है विपक्ष की तरफ से की गई थी, जिसकी वजह से विपक्ष की ही किरकिरी हुई थी, जो गलत है। क्योंकि महिलाओं के ऊपर जो है वो ऐसे इस तरह की टिप्पणियां करना, अगर मैं कहूं महिला क्या किसी पुरुष के ऊपर भी इस तरह की अभद्र टिप्पणियां करना बिल्कुल ही गलत है। आप किसी के लिए अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो इतनी ज्यादा लो वे ऑफ एक्सप्रेशन मत करिए जिससे कि आपका ही खुद का पर्सनैलिटी खराब होता है। इसके अलावा और कौन है चुनावी रण में 7वें फेज में? अनुराग ठाकुर हैं, भोजपुरी एक्टर रवि किशन जी हैं, और काजल निषाद हैं, भोजपुरी सिंगर पवन सिंह है, जिनका विवाद काफी पीछे चला था। विवाद ये था कि इनको जो सीट बीजेपी ने दी थी वो इन्होंने मना
कर दी थी लड़ने से, तो ये निर्दलीय उम्मीदवार बनके बिहार से सीट पर जो है ये खड़े हुए हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, जिनका कि इस फेज में जो है वो मतदान है सीट के लिए, तो इनकी भी सीट दांव पे लगी है। विक्रमादित्य सिंह हैं, अफजल अंसारी हैं, और भी कई जो है आपको यहाँ पर नेतागण मिलेंगे जिनकी की सीटें इस बार जो है वो दांव पे लगी हैं। पंजाब के अंदर सीटें हैं, पूर्व सीएम जो है चन्नी जी हैं उनकी है, और भी कई पंजाब के अंदर जो है हाई प्रोफाइल सीट्स हैं जिनके ऊपर जो है आपको मतदान इस बार इस 7वें चरण में देखने को मिला है। 7वें चरण के मतदान के अंदर कुल मिला के जो हमारे वोटर हैं वो हैं 10.6 करोड़ मतदाता हैं, और टोटल जो कैंडिडेट जो खड़े हैं वो हैं 904 कैंडिडेट हैं, जिनकी की किस्मत का जो है फैसला यानी चुनाव के अंदर उनका क्या रिजल्ट रहेगा वो सब ईवीएम्स में जो है वो लॉक हो गया है, और जिनका की फैसला 4 तारीख को आएगा। और इसके साथ ही जो है आज रात से जैसे ही इलेक्शन कमीशन जो है वो चुनाव के अंत की घोषणा कर देते हैं, तभी से जो है आपका एग्जिट पोल आने शुरू हो जाएंगे। तो आप किसी भी टीवी चैनल पे जो है एग्जिट पोल का जो है वो आनंद उठा सकते हैं। वहां पर एग्जिट पोल जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाएंगे। तो सब चैनल, मीडिया हाउस, सर्वे एजेंसीज और सब जो है वो अपना अपना एग्जिट पोल स्क्रीन पर दिखाना शुरू कर देंगे। तो अगले 3 दिन तक आज शाम से लेके 2, 3 और 4 को तो फैसला आ ही जाएगा। तो यानी ये आज का दिन मिला के 2 दिन मान लीजिए, 2 दिन जो है आप पूरा ये एग्जिट पोल्स को जो है आप इनकी चर्चा सुन सकते हैं, इनका आनंद ले सकते हैं। तो इन एग्जिट पोल्स के ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी एग्जिट पोल के लेके एक खबर जो कांग्रेस की तरफ से आई थी वो ये थी कि वो एग्जिट पोल का बहिष्कार करेंगे, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। तो देखिए, एग्जिट पोल मानना नहीं मानना अपनी मर्जी है, क्योंकि एग्जिट पोल एक अंदाजा ही होता है जो प्राइवेट एक फर्म की ओर से जारी होता है। बाकी जो रिजल्ट होता है वो तो रिजल्ट डे आएगा और आप तभी उसके ऊपर कुछ भी कह पाएंगे। हाँ, अब एग्जिट पोल कई बार सही भी साबित होते हैं और कई बार गलत भी साबित हो जाते हैं। जैसे 2014 में बहुत सारे एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे और 2019 में ज्यादातर एग्जिट पोल सही साबित हो गए थे। तो आप कह नहीं सकते कि क्या हो जाए, लेकिन इन टोटल जो रुझान है, वोटिंग का जो परसेंटेज है, लोगों की जो राय है, वो 2024 में जो है वो अधिकतर तो जो हमारे मोदी जी हैं उनके सपोर्ट में ज्यादा लग रहे हैं। बाकी हाँ, सीटों का उलटफेर होने में देर भी नहीं लगती है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरफ जाता है टोटली पूरा का पूरा इलेक्शन का रिजल्ट। तो ये था 7वें चरण के मतदान का एक छोटा सा एनालिसिस जो आपने मेरे चैनल पे देखा। अभी तक हमने सारे एनालिसिस दिखाए हैं पहले चरण से लेके 7वें चरण के। तो आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि अब की बार किसकी सरकार, अपने मत जरूर दीजिए। अब तो वही हम फ्री हैं, पूरा इलेक्शन हो गया है, अब तो आप खूब अंदाजे लगाइए, एग्जिट पोल देखिए और 4 तारीख को रिजल्ट भी जरूर देखिएगा। फिर हम जो है अपने नई जो सरकार है उनका वेलकम करेंगे और उसके साथ ही जो है एक नई पारी की शुरुआत करेंगे हमारी नई लोकसभा के साथ में। तो इसी आशा के साथ कि आपने अपना मताधिकार का प्रयोग किया होगा, और देखिए ये बहुत जरूरी है, इसे कभी निगलेक्ट मत करिए। और आने वाले आपके स्टेट या आपके किसी भी लेवल, आपके एरिया में कोई भी इलेक्शन है तो उसमें अगर आपका वोट है तो वोट डालने जरूर जाइएगा, क्योंकि हमारे देश में देखिए वो इलेक्शन जो है हर साल किसी न किसी लेवल का, किसी न किसी जगह का होता ही रहता है। तो आपको ये बारंबार जो है रिमाइंडर मिलता रहेगा कि आपके पास एक वोट का अधिकार है जो आपके हाथों में एक सुप्रीम पावर देता है। तो वो जो होती है ना थाइनोस वाली पावर, ऐसे चुटकी बजाने वाली, तो हमारे हाथ में ये वाली पावर है, इसका जरूर प्रयोग करें। तो इसके साथ ही मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और गर्मी बहुत है, अपना ध्यान रखिए, खूब पानी पीते रहिए और वेलकम करिए अपनी अगली सरकार का।
चलिए, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। एंड थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका कि इतना आपने सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे बनाए रखिए अपनी कृपा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।